2027 के लिए करंट अफेयर्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि CSS 27 की तैयारी किस तरह से करनी है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर करंट अफेयर्स की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बना के हमें दें, जिसमें हमें ये बताया जाए कि एक टॉपिक को 360 पर्सपेक्टिव में किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि 360 पर्सपेक्टिव में किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, इसके ऊपर बात की जाएगी। और वो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि सर हमें आप ये भी बताइए कि करंट अफेयर्स के लिए कौन से रिसोर्सेज को कंसल्ट करना चाहिए और इस सब्जेक्ट में 75 प्लस करंट अफेयर्स में स्कोर किस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि इस पे भी एक लेक्चर बनाया जाए तो काइंडली आप कमेंट करिएगा ताकि इस पे भी हम एक सेशन जो है कंडक्ट कर सकें। तो आइए बात करते हैं कि करंट अफेयर्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए 360 पर्सपेक्टिव में, कि आपके पास कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसको ईजिली कवर कर सकें। यानी जब आपने नोट्स बनाए हुए होंगे तो आपके पास कोई भी सवाल आ जाता है पेपर में तो आप उसको किस तरह से टैकल करते हैं वो नोट्स में से ही आपका कवर हो जाए। और अक्सर स्टूडेंट जो है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हुए ये फाइंड आउट नहीं कर पाता कि मैंने कौन कौन सी डायमेंशंस एक टॉपिक की कवर करनी है। यही तमाम डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कोई भी टॉपिक उठाते हैं करंट अफेयर्स का, चाहे वो अफ़गानिस्तान इशू हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट क्राइसिस हो, मिडिल ईस्ट में मल्टीपल क्राइसिस हैं, चाहे वो वेनेजुला क्राइसिस हो, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी हो, कोई भी टॉपिक हो, ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस मेथड को अगर फॉलो करते हैं तो 360 पर्सपेक्टिव में आपका एक टॉपिक रेडी हो जाएगा और फिर कोई भी सवाल आ जाए इन टॉपिक्स पे आप इतने वेल इक्विप्ड होंगे कि आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स के लिए जो पहली डायमेंशन आपने किसी भी टॉपिक की प्रिपेयर करनी है वो है हिस्ट्री। चाहे वो नेटो है, जैसे नेटो का आपने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया है तो अब आप क्या करेंगे, आप इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। आप जब नोट्स बनाएं करंट अफेयर्स के तो आप ये कर सकते हैं कि आप इंटरनेट पे इसी डायमेंशंस में सर्च करें ताकि उस पर्टिकुलर डायमेंशन पे आपको चीज़ें मिल सकें। किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए एक आर्टिकल इनफ नहीं होगा, क्योंकि आपने एक अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं। लेट सपोज अब आप नेटो टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें नेटो का मेन रोल होता है, तो अब आप क्या करेंगे, एक हेडिंग देंगे जिसमें आप हिस्टोरिकल ओवरव्यू बताएंगे या फिर आप सिचुएशन एनालिसिस बताएंगे। तो उसमें आप नेटो की 4 से 5 पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स में लिख दें कि नेटो कब बनी, उसका मकसद क्या था, प्रेजेंट टाइम्स में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर डेट और हेडक्वार्टर्स वगैरह, टोटल मेंबर्स कितने हैं, ये कुछ चीज़ें आप बुलेट पॉइंट्स में बना के लिख सकते हैं। अब जब आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे होंगे किसी भी टॉपिक की, तो याद रखिएगा कि हिस्ट्री आप इतनी ही प्रिपेयर करेंगे जितनी इम्पोर्टेंट है, जितनी रेलेवेंट है। आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में पीछे नहीं जाना होता। अब आप जब हिस्ट्री प्रिपेयर करेंगे तो इतना प्रिपेयर करिए आपके आप उस पर मैक्सिमम एक पैराग्राफ प्रोड्यूस कर पाएँ, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो पेपर है उसमें स्कोर करने का तरीका ये है कि आप कंटेम्प्ररी लिख रहे होते हैं। अगर आप कंटेम्प्ररी नहीं लिखेंगे तो आपका स्कोर वैसे भी नहीं आता, लेकिन आपको पीछे का पता होना ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट का पता होना ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को रिलेट करके लिख सकें और आपको एनालिसिस के बारे में पता हो। तो इसलिए हम हिस्ट्री को ऐड करते हैं कि आपको पहले से चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यानी करंट अफेयर्स के लिए जो पहली डायमेंशन आपने प्रिपेयर करनी है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में से इतना ही प्रिपेयर करना है कि आप एक फुल फ्लेज उस पर पैराग्राफ लिख सकें। अब जब आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं या आप उसको सेंटेंस फॉर्म में लिख लें, वो भी बुलेट फॉर्म में हो, ताकि आप उस पर एक पैराग्राफ प्रोड्यूस कर सकें। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना है इस एस्पेक्ट को लेकर।
अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो अपीलिंग हैं, जैसे कि कम्युनिज़्म है। अब कम्युनिज़्म को आप जितना ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं वो आपको उतना ही ज़्यादा फैसिनेटिंग एक कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा होता है। तो उस पे दास कैपिटल भी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, उस पे किताबें लिखी हुई हैं। लेकिन उस पे सवाल कितना आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिज्म, सवाल ये आता है 10 मार्क्स का एक नोट आता है और हम उस पर किताब पूरी पढ़ लेते हैं, यानी जो टाइम है हमने जो लगाया है वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट हो गया। हमने कितना प्रोड्यूस करना था, हमने एक पैराग्राफ प्रोड्यूस करना था, 2 पैराग्राफ्स करने थे, या नोट आ गया है तो हमने 2 से 3 पेजेस का एक नोट लिखना है। इतना प्रोड्यूस करने के लिए किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 पेजेस पढ़ लेते हैं तो उस पर आप 3 पेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पीछे नहीं जाना, आपने उतना ही पढ़ना है जितना रेलेवेंट हो। तो सबसे पहली डायमेंशन क्या है, हिस्ट्री को प्रिपेयर करना। इसी तरह जब आप किसी और टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, जैसे वेनेजुएला क्राइसिस है, तो उसका भी आप हिस्टोरिकल ओवरव्यू बताएंगे कि जी ये क्राइसिस कैसे स्टार्ट होते हैं, पहले सिचुएशन क्या थी। इसी तरह अगर आप अफ़गानिस्तान इशू को प्रिपेयर करते हैं तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, आप उसके ऊपर जाएंगे और उसको बताएंगे। इसी तरह रशिया यूक्रेन क्राइसिस है तो आप पहले पास्ट का जो ओवरव्यू है वो बताएंगे, एक पैराग्राफ तक इनफ होगा। तो पहली डायमेंशन करंट अफेयर्स के लिए जो प्रिपेयर करनी है वो है हिस्ट्री। दूसरी डायमेंशन करंट अफेयर्स के लिए जो आपने प्रिपेयर करनी है वो है कॉजेज़। कोई भी टॉपिक है उसमें कॉजेज़ तो ज़रूर आते हैं, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान है तो उसके कॉजेज़ पूछे जाते हैं, चैलेंजेस पूछे जाते हैं, या फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस है तो उसके रीजंस पूछे जाते हैं आपसे, वाटर क्राइसिस हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, क्लाइमेट चेंज है तो उसके रीजंस आपसे पूछे जाते हैं। तो दूसरी डायमेंशन जब आप प्रिपेयर करेंगे वो है कॉजेज़ रीजंस एक ही बात है। जब आप रीजंस प्रिपेयर करेंगे तो उसको आप फर्दर डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप उसका एक सोशल एस्पेक्ट निकाल सकते हैं, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट निकाल सकते हैं, उसका कल्चरल एस्पेक्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह आप उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, साइंटिफिक, इस तरह आप किसी भी टॉपिक के रीजंस को जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप उसकी डायमेंशंस को भी इस तरह से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि एनर्जी क्राइसिस के रीजंस क्या हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं टेक्निकल रीजंस में, इसको फिर डिवाइड किया जा सकता है सोशो कल्चरल में, पॉलिटिको इकोनॉमिक में। इस तरह से आप 3 डायमेंशंस में डिवाइड करके इसके रीजंस को लिख सकते हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस है तो इसी तरह इसके आप स्ट्रेटेजिक रीजंस क्या हैं वो बता सकते हैं, आप इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं वो बता सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस क्या हैं वो बता सकते हैं। यानी किसी भी टॉपिक पे 3 से 4 या 5 डायमेंशंस बनाकर आप उसके रीजंस को लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छे से आपने एक सब टॉपिक को डिवाइड किया होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास आर्ग्यूमेंट ज़्यादा आ रहे होंगे। इस तरह से जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो भी आप अच्छे से कर पा रहे होते हैं, और जितनी क्लैरिटी के साथ आपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया हुआ होता है उतना अच्छे से जो है आप अपना आंसर प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अब जो दूसरी डायमेंशन हमने प्रिपेयर करनी थी वो रीजंस है, और रीजंस को आप इसी तरह डिवाइड कर सकते थे, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजंस में डिवाइड करके फिर उस पर आप पॉइंट्स बना सकते हैं। जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो ये बात जहन में रखिएगा कि नोट्स बनाते हुए आप मैक्सिमम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दें। जितनी अच्छी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होंगी उतना अच्छा है, क्योंकि कॉम्पैक्ट और बड़े पैराग्राफ्स जो है वो चेकर नहीं पढ़ रहा होता, वो मेन हेडिंग्स को ज़्यादातर देख रहे होते हैं, और उसमें जो सेंटेंस फिर आपने बनाए होंगे पैराग्राफ्स के लिए वो 4 to 5 सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें एक टॉपिक सेंटेंस है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसकी जस्टिफिकेशन है, कंक्लूडिंग सेंटेंस है। पैराग्राफ तो आपने फिर इतना ही बनाना होता है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि आपकी अच्छी और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स होनी चाहिए, 1 या 2 वर्ड की हेडिंग आपकी ना हो, ताकि एग्जामिनर को फैसिलिटेट किया जा सके। नोट्स बनाते हुए अक्सर स्टूडेंट का ये सवाल भी होता है कि क्या सर नोट्स हमने अपने वर्ड्स में बनाने हैं, या हमने जो नोट्स बनाने हैं वो कहीं से वो जो आइडिया है उसको कॉपी पेस्ट करना है। तो इस पे कॉम्पीटिंग आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट नैरेटिव्स हो सकते हैं,
मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि देखिए बेटा, इस स्टेज पे जो है आपकी अंग्रेज़ी इतनी डेवलप्ड नहीं होती है और रिटन एक्सप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि आप अपने वर्ड्स में एक एकेडमिक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर सकें। तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो अच्छे से बनाएं और जो टेक्स्ट है वो आप सेम टेक्स्ट को अपने पास लिख लें, क्योंकि उसी राइटअप को आपने फिर बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। 8-10 रिविजन्स तो करने ही होते हैं हमें। तो रिविजन्स करते हुए वो जो रिटन एक्सप्रेशन है वो आपका रिटन एक्सप्रेशन बन जाता है। जब आप वो क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो वही राइटिंग आपकी नेचुरली वो राइटिंग बन जाती है, जिसकी वजह से आपको एक एज मिलता है और आपकी अंग्रेज़ी भी इससे बेहतर हो रही होती है। अगर आप खुद से आइडिया को लिख रहे हैं तो हो सकता है आपके लैंग्वेज के इश्यूज़ हों, हो सकता है चॉइस ऑफ वर्ड्स पुअर हो सकता है एकेडमिक एक्सप्रेशन ना हो, तो इसका आपने ख्याल रखना होता है। तो पहली डायमेंशन थी हिस्ट्री, सेकंड डायमेंशन है हमारी रीजन्स। उसके बाद जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो है इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स को भी आप इसी तरह सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक इस तरह से डिवाइड करके बना सकते हैं, लेकिन जब आप इम्पैक्ट्स बना रहे हों तो उसके 2 डायमेंशंस अगेन बनाइए। एक आप बताइएगा कि जी पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका क्या हो रहा है, और एक आप बताएंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। अगेन कोई भी टॉपिक है आपका, उसकी 2 डायमेंशंस तो बनी रही होती है इम्पैक्ट की। अगर किसी टॉपिक की पॉजिटिव डायमेंशन है ही नहीं तो फिर तो उसका नेगेटिव ही लिखना है आपने। लेकिन अगर किसी की एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डायमेंशंस बन रही हैं तो फिर आप दोनों ही प्रोड्यूस करेंगे और दोनों को ही लिखेंगे आप। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि जी जो ट्रेड वॉर है, अब ट्रेड वॉर के जो इम्पैक्ट्स हैं ये ज़्यादातर आप नेगेटिव ही इम्पैक्ट्स लिखेंगे, लेकिन उसकी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि ट्रेड वॉर की वजह से जो कंपनीज शिफ्ट हो रही हैं, जो न्यू मार्केट्स की सर्च कर रही है जो कंपनीज, तो जो नई मार्केट्स हैं जैसे कि जी सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, इस तरह की कंट्रीज़ को फ़ायदा हो रहा है ट्रेड वॉर की वजह से, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब इन बिजनेसेस के शिफ्ट होने की वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है, एमएनसीज को फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी कंट्रीज़ को नुकसान हो रहा है तो किसी कंट्री को फ़ायदा भी हो रहा है। तो वो मार्केट्स जहाँ पे चीप लेबर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे बिजनेसेस आ रहे हैं, वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो अब ट्रेड वॉर का देखें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं पे हमें नज़र आता है। तो आप इसी तरह 360 पर्सपेक्टिव में एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि जब इम्पैक्ट की बारी आती है तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है या फिर नहीं है। ऐसे ही वाई पाकिस्तान ज्वाइंट 9/11, वाई पाकिस्तान ज्वाइंट यूएसए अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर आफ्टर 9/11। तो अगेन इसके जो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं ये काफ़ी हद तक नेगेटिव हैं, लेकिन कुछ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अगर आप फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़े थे। तो इस तरह से आप दोनों एस्पेक्ट को साथ साथ देख रहे होते हैं, यानी सिर्फ एक डायमेंशन को आप नहीं देखते कि सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट थे, यानी कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उसका पड़ा होगा ज़रूर। तो आपने देखना है कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कौन सा मौजूद है। अब जब सवाल आएगा तो आपने उसी सवाल के अकॉर्डिंग जवाब देना है। अगर उसमें इम्प्लीकेशंस नेगेटिव पूछी हुई हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट लिखेंगे, ये नहीं कि जो भी प्रिपेयर किया हुआ था वो तमाम आप पेपर में प्रोड्यूस करके आते हैं। ऐसा नहीं है, वही प्रोड्यूस करना है आपने जो आपसे पूछा है और जो कि डायरेक्टली आपसे पूछा हुआ है। इनडायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं देने होते, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, जिसके लिए 30 to 35 मिनट्स होते हैं आपके पास, तो 35 मिनट्स में आप सब कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ रेलेवेंट बात ही आप लिख सकते हैं। यानी जो पूछा है आपसे आप उसी को लिखते हैं और उसी के फिर आपको मार्क्स मिलते हैं। और कंटेम्प्रेरी लिख रहे होते हैं हम करंट अफेयर्स में ज़्यादा स्कोर करने के लिए। तो दूसरी डायमेंशन हमारी इम्पैक्ट हो गई। तीसरी डायमेंशन है हमारी सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशंस हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इसको भी आप सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी सब हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को आप सोच सकते हैं और इमीडिएट सॉल्यूशंस को यानी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस को भी आप सोच सकते हैं। इस तरह से आप डिवाइड करके लिख सकते हैं, या फिर आप सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूशनल, इम्प्लीमेंटेशनल एंड एटीट्यूडनल, इस तरह से भी डिवाइड करके आप सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। यानी जो भी ब्रॉड हेडिंग है आपकी, आप उसको जितना ज़्यादा डिवाइड करके आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं उतनी ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है आपकी और उतना जल्दी से आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को
प्रोड्यूस कर पा रहे होते हैं। और जब आप लिख रहे होते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको सोचने में और लिखने में, लेकिन जितना आपका मटेरियल जो है वो कंफ्यूजिंग होगा उतना ही आपको डिफ़िकल्टी होती है आर्ग्यूमेंट्स को लेकर आने में और प्रोड्यूस करने के अंदर। ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी फिर ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। यानी आप बिल्कुल जो है ना नीट एंड क्लीन अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए जिसमें मैक्सिमम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हों, और आपने पहले से ही सोचा हुआ हो कि इम्पैक्ट आएगा तो ये ब्रॉड हेडिंग्स बनेंगी, ये सब हेडिंग्स बनेंगी और उनमें आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। सॉल्यूशंस होंगे तो ये 2 मेन 3-4 हेडिंग्स बनेंगी और उनमें ये पॉइंट्स इस तरह से मैं ऐड कर दूंगा या फिर कर दूंगी। इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो आप जल्दी से जल्दी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर पाते हैं और सब्जेक्ट पे कमांड भी आपकी होती है। तो हमने 3 से 4 डायमेंशंस अभी तक डिस्कस की हैं। एक हमने हिस्ट्री का डिस्कस किया, कॉजेस, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस। इसके अलावा 4 से 5 मज़ीद और डायमेंशंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर को कंटिन्यू किया जाए और रिमेनिंग पार्ट भी अपलोड किया जाए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हम इसको यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा ऑन कैंपस एकेडमी पे एडमिशन्स ओपन हैं फॉर CSS 2027 और मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे उतना आपको एज होगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके एकेडमी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।